स्टूडेंट्स, मैं सोमा दास। मैंने पिछली कक्षा में आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बताया था और शेयर किस तरह से इशू होते हैं और क्यों इशू किए जाते हैं, शेयर होल्डर्स क्या है, इन सभी चीजों से आप वाकिफ हो गए होंगे। आज की क्लास में मैं बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ शेयर्स। टाइप्स ऑफ शेयर्स कितने तरह के होते हैं। पहला है प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा है इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर का मतलब है उसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा डिविडेंड में, अर्थात लाभांश में। प्रेफरेंस शेयर्स अगर हम देखें तो इन्हें भी चार आधार पे बांटा गया है। प्रेफरेंस शेयर्स अर्थात पूर्वाधिकार अंश को चार आधार पे बांटा गया है। पहला है विथ रेफरेंस टू डिविडेंड, अर्थात डिविडेंड पाने के आधार पे। एक होता है क्यूमुलेटिव और दूसरा होता है नॉन क्यूमुलेटिव। चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझ लें कि ये जो डिविडेंड जो होता है वो हर कंपनी अपने लाभांश का कुछ हिस्सा अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है। उसमें से जो क्यूमुलेटिव शेयर्स खरीदते हैं, जो क्यूमुलेटिव शेयर होल्डर होते हैं, अर्थात उसे हिंदी में कहा जाता है संचयी पूर्वाधिकार अंश। ये इस प्रकार के अंश होते हैं जिन पर लाभांश देने के लिए यदि किसी वर्ष कंपनी का लाभ पर्याप्त नहीं भी है तो यह कमी वो बाद वाले वर्षों में उसके लाभ से पूरी की जाती है। इसको इस प्रकार से समझिए कि मान लीजिए किसी कंपनी को इस साल लाभांश देने के लिए उपलब्ध नहीं है, राशि उपलब्ध नहीं है क्योंकि वो इस साल नुकसान में चल रही है, तो अगले वर्ष या उसके बाद वाले वर्ष में अगर वो उसे कुछ फायदा नजर आए अपने कंपनी में, तो उस फायदे से वह उसे क्यूमुलेटिव का मतलब है पिछले कुछ साल जो उसने हानि सहा है, जो शेयर होल्डर ने हानि सहा है, उस हानि को भी वो पूरा करेगी। अर्थात पिछले कुछ 2 वर्षों का अगर लाभांश बकाया रह गया है, बाकी रह गया है, तो अगर इस वर्ष कंपनी ने लाभ किया है तो उसे इस साल पिछले कुछ सालों के हानियों को भी पूरा किया जाएगा। और नॉन क्यूमुलेटिव का अर्थ है असंचयी पूर्वाधिकार अंश। असंचयी पूर्वाधिकार अंश का मतलब है कि उसे जिस वर्ष हानि हुई है उस वर्ष की हानि को अगले वर्षों के लाभ में से एडजस्ट करने की सुविधा नहीं दी जाती है। अर्थात अगर किसी वर्ष हानि हुई है तो उसे हानि को सहन करना होगा, ना कि उससे जिस वर्ष लाभ हुआ है उस वर्ष उसकी भरपाई की जाएगी। अर्थात जिस वर्ष लाभ हुआ है उसे केवल उसी वर्ष की भरपाई की जाएगी। ठीक है। अब आते हैं विथ रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है परिवर्तनशीलता। मतलब कभी कभी किसी पूर्वाधिकार अंश को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह कभी भी अपने अंश को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकती है। कन्वर्ट का मतलब है चेंज कर लेना, कि आपको किसी पूर्वाधिकारी अंशधारियों को यह अधिकार है कि वे एक निश्चित समय के अंदर, एक निश्चित तारीख को अपने जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स है उसको वो इक्विटी शेयर में बदल सकती है अगर चाहे तो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर वो चाहे कि मैं अपने पूर्वाधिकार अंश अर्थात प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में बदल लूं, क्योंकि इक्विटी शेयर में उसे अगर ज्यादा फायदा दिख रहा है बदलने में, तो वह बदल सकती है। इसे कहते हैं कन्वर्टिबल शेयर। और नॉन कन्वर्टिबल मतलब उसे यह अधिकार कभी भी प्राप्त नहीं होगा कि वह पूर्वाधिकार अंश को कभी भी इक्विटी शेयर अर्थात समता अंश में चेंज कर दे। वह अपने अंश को हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स में ही रखेगी, ना कि उसे कभी इक्विटी शेयर में बदल पाएगी, चाहे उसे इसमें कोई फायदा हो चाहे नुकसान। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब शोधन। शोधन का मतलब आप समझिए, शोधन का मतलब होता है कभी इन फ्यूचर अगर कंपनी कभी भी बंद हो जाए तो अगर किसी के पास प्रेफरेंस शेयर्स है और वो उसको वापस करे तो उसके बदले उसे पैसे मिले, अपना जो भी है राशि उसे मिल जाए, अपना अमाउंट मिल जाए, उसे रेडीमेबल कहते हैं। रेडीमेबल को आप इस तरह से समझिए कि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन एक निश्चित अवधि के अंतर्गत किया जाएगा। शोधन मतलब उसका शोध कर लेना, मतलब अपने पूर्वाधिकार अंश के बदले जितना भी उसको मिल सके वो कंपनी से ले लेगी एक निश्चित समय के बाद या फिर कंपनी बंद होने के बाद। इसके विपरीत इररेडीमेबल शेयर में हम देखते हैं कि ठीक ये रेडीमेबल का उल्टा है, अर्थात इसे कभी भी अपने
प्रेफरेंस शेयर्स को शोधन का अधिकार नहीं रहता है, वह कभी भी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को शोधन नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक आप बात नोट कर लीजिएगा कि कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने के बाद, कंपनीज एक्ट 2013 के लागू होने के बाद कोई भी कंपनी साधारण तौर पर इररिडीमेबल शेयर को इशू नहीं कर सकती है, अर्थात अविमोचनशील शेयर, अशोधनीय, इसको अशोधनीय बोलते हैं, तो अशोधनीय शेयर को इशू मार्केट में नहीं कर सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब अगर प्रॉफिट हुआ है, किसी भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तो अपने लाभ पाने के अतिरिक्त और लाभ की अगर इच्छा है तो एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पा सकता है या नहीं पा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि लाभांश अर्थात डिविडेंड भुगतान करने के बाद, डिविडेंड अगर भुगतान कर दिया, जितने भी प्रॉफिट है भुगतान कर दिया, उसके बाद भी कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, अतिरिक्त लाभ जिसको बोलते हैं। तो अतिरिक्त लाभ का हिस्सा जो पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर है, जो प्रेफरेंस शेयर खरीदा है और उसका शेयर पार्टिसिपेटिंग है, तो वो लाभ पाने का हकदार है। अपने लाभांश पाने के बाद भी अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट है तो उसमें उसका हिस्सादारी होता है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग में ठीक इसके विपरीत, अगर कोई अतिरिक्त लाभ है तो उसमें से लाभांश पाने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। उसे सिर्फ अपना हिस्सा, सिर्फ जो पहले उसे पाना था, बस उतना ही हिस्सा वो पाएगा, अतिरिक्त हिस्सा वो कुछ भी नहीं पाएगा। तो आज हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में, जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स दो हिस्से होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया कि प्रेफरेंस शेयर्स को किस बेसिस पे बांटा जाता है। इसे 4 बेसिस पे बांटा जाता है। आप इसे अच्छी तरह से लिख लें और इसे याद भी कर लें। धन्यवाद।